बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे माली साल 2023-24 का बजट आज पेश किया जाएगा। 14,500 अरब रुपए के बजट में 500 अरब रुपए के टैक्सों का नया बोझ दिलाने की तैयारी है। सिगरेट, कॉस्मेटिक, शेविंग आइटम्स, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स और सीरीज महंगे होने जाएंगे। इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स और दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बाहर से गाड़ियां मंगवाना भी महंगा पड़ेगा। नॉन फाइलर्स भी रेडार पर आ गए हैं। बैंकों से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के लिए फ़ज़ाई सफ़र बहुत महंगा हो जाएगा। तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान सामने आ रहा है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। बजट आने जा रहा है, माली साल 2023-24 का बजट जो कि आज पेश किया जाएगा। 14,500 अरब रुपए का ये बजट है, जिसमें 500 अरब रुपए के टैक्सों का नया बोझ दिलाने की तैयारी कर ली गई है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा, 2023-24 का बजट आज पेश किया जाना है। जी, यहाँ पे देखा जाए मुल्क की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि नए माली साल का जो 1 जुलाई से माली साल शुरू हो रहा है, उसके लिए वफाकी हुकूमत नया बजट देने जा रही है। कल इकनॉमिक सर्वे में तमाम माशी अहदाफ का बताया गया है कि वो अहदाफ हासिल नहीं हो सके, चाहे एक्सपोर्ट का हो, इम्पोर्ट का हो, दीगर जो है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, सबका जो है वो टारगेट वो पूरा नहीं हुआ है। उसके बावजूद देखा जाए नए माली साल का जो बजट है 14,000 अरब से जायद का हजम है कुल बजट का। और उसमें देखा जाए जो रेवेन्यू का हदफ है, यानी कि टैक्स आमदनी से एफबीआर को 9,200 अरब रुपए की आमदनी का हदफ रखा जा रहा है। और उसकी जो तजवीज़ की गई है उसमें कहा गया है कि 500 अरब रुपए के नए इजाफी टैक्सेस आय किए जाएंगे। वो टैक्स नेट में जो लोग नहीं है उनको टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम उठाया जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर जो है, जिसमें आपको कहें कि तामीराती शोबा है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट आई हुई है उसको भी कर्टेल करने की बात की जा रही है बजट में। उसके साथ देखा जाए बजट का सारा पूरा करने के लिए सबसे अहम बात कि हुकूमत को जो है जो शरह सूद जो अदा करना है और कर्जे जो अदा करने हैं अगले माली साल में 7,500 अरब रुपए अदा करने, उसके लिए भी इक़दाम उठाने हैं। क्योंकि हुकूमत की जो मजमूई आमदनी होगी 9,200 अरब रुपए होगी और जो उसकी जो मुख्तस की गई है कि 2,800 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू से आमदनी होगी। इन सब को देखते हुए बजट बनाया गया है और यहाँ पे आज वजीर खजाना जो हिसाब इसको पेश करेंगे। सबसे बड़ी बात, मुल्क की मईशत इस वक्त लड़खड़ा रही है। तमाम जो सेक्टर हैं वो बैठे हुए। बुनियादी वजह यह है कि जो बिजली और पैदावारी लागत इतनी बढ़ गई कि इंडस्ट्री का चलना महाल हो गया। तमाम सनअतकार और ट्रेडर ने मुतालबा किया है कि टैक्स की शरह में कम की जाए। जैसे कि सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स जो 17 से बढ़ा के 18% कर दिया गया था, उसको 17% करने का मुतालबा किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि हुकूमत ने जो अपने मुश्किल आदाब है उसको हासिल करने के लिए मजीद इजाफी 500 अरब रुपए का टैक्स आयद करने जा रही है, जिसकी तजवीज़ की गई है बजट में। और ये कैसे हासिल किया जाएगा, इससे जो वो सेक्टर जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। और जो लोग जो जैसे कि बैंकों से कैश निकलवाते हैं, जो इससे पहले था जो खत्म कर दिया गया था विद होल्डिंग टैक्स, यानी कि 1 लाख रुपए निकालते हैं तो उससे नॉन फाइलर जो होता है उसको 600 रुपए देने पड़ते थे। अब एक बार फिर जो है इसकी तजवीज़ है ये नए माली साल के बजट में लगाया जाएगा, जो कि खत्म कर दिया गया था। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है, यानी कि जो अपना सालाना इनकम गुछवारे जमा नहीं कराते, उनको टैक्स नेट में लाना है। और यहाँ एडवाइजरी काउंसिल ने भी ये कहा है, और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, फेडरेशन ऑफ कराची चैम्बर, सब ने तजवीज़ दी है कि मौजूदा टैक्स दहंदान जो मौजूदा तौर पर 34 लाख है उन्हीं पर इजाफी बोझ ना डाला जाए, सिर्फ उन पर बोझ डाला जाए जो कि टैक्स नेट में नहीं है, उन सबको टैक्स नेट में लाया जाए। जो भी आमदनी कर रहा है उसकी टैक्स की आमदनी पर जो मजबूरी तौर पर टैक्स इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्योंकि हुकूमत इस वक्त मुश्किल हालात में हर किसी को टैक्स देना होगा। ये प्रपोजल्स हैं। और जो बजट के अहदाफ अगर देखा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हुकूमत जो सबसे बड़ा जो टैक्स आमदनी का जो रख रही है, यानी 9,200 अरब रुपए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि रवा माली साल 7,400 अरब रुपए का हजम अगर देखा जाए मजमूई हालात में वो पूरे होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि 11 माह में एफबीआर ने मजमूई तौर पर 6,100 अरब रुपए का टैक्स वसूली की है। और मजमूई तौर पर इस पर देखा जाए 1,500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, जो कि 1 महीने में पूरा करना मुश्किल है। क्योंकि आज बजट पेश हो रहा है और इसको अगर देखा जाए 30 जून तक जो है पिछले तमाम अहदाफ को देखते हुए ये बजट बनाया गया है। और यहाँ पे देखा जाए जो गुज़िश्ता माली साल मुश्किल माली हालात की वजह से हुकूमत कोई भी अपना जो अहदाफ है वो हासिल नहीं कर सकी है। ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है।
और देखा जाए कि बड़े पैमाने की सनतों में जो मनफी रुझान रहा है, छोटे पैमाने की सनतें देखा जाए स्मॉल जो वो भी सूरत हाल जो है संगीन है। बुनियादी वजह यह है कि बिजली की कीमतें इस वक्त आसमान पे पहुंची हुई है। इंडस्ट्री का जो आम यूनिट है वो 50 रुपए फी यूनिट पर पहुंच गया तमाम टैक्सेस मिला के, और जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का फी यूनिट बिजली की कॉस्ट है वो 40 रुपए। और यहाँ सनतकारों ने कहा इस लागत के साथ रीजनल ममालिक से मुकाबला किसी सूरत नहीं कर सकते। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि सेल टैक्स की शरह जो जनरल सेल टैक्स 17 से 18 किया गया था उसको 17% किया जाए। बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए बजट में इक़दाम उठाए जाएं और पैदावारी लागत जो इस वक्त आसमान पर पहुंची हुई है क्योंकि महंगाई गुज़िश्ता साल के मुकाबले अभी देखा जाए 40% बढ़ चुकी है और रुपए की कदर में इस्तेहकाम लाने के लिए भी मुतालबा किया गया। अब ये तमाम तरह इक़दाम हैं कि बजट में वो उठाए जाएंगे क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात के 3 पॉइंट्स हैं जिस पे हुकूमत को फोकस करना है, जो फोकस भी कर रही है कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम करने के लिए जो ओपन मार्केट रेट है उसके लिए जो आप रेमिटेंसेस देखा जाए जो बाहर से बैरून मुल्क से पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं तो इंटर बैंक ओपन मार्केट का फर्क अभी भी 15 रुपए, उसको खत्म करने के लिए बड़ी तजवीज़ दी गई है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान को तफसीलात ज़र भेजते हैं उसको इंटर बैंक के बजाय ओपन मार्केट रेट पर करने की तजवीज़ दी गई है। अगर ये अमल दरामद होता है जो रेमिटेंसेस कम हुई है वो बढ़ सकती है क्योंकि 15 रुपए का गैप है। कोई भी अगर उसमें होता है तो गैर कानूनी तरीके से वो पैसे भेजता है जिससे कौमी खजाने को भी नुकसान होता है, मुल्क की मैशत को भी नुकसान होता है। साथ ही बरामदात देखी जाए तो पिछले माली साल जो 31 अरब डॉलर की बरामदात थी जो घट के कहा जा रहा है 27 अरब डॉलर रहेगी और वो कंसर्न है उसके लिए भी इक़दाम बजट में उठाए जाएंगे क्योंकि बुनियादी वजह रीजनल टैरिफ का जो गैस और बिजली का था वो बिजली का रेट 20 रुपए था, गैस का रीजनल टैरिफ वो कम था, वो दोनों खत्म कर दिया गया है। अब नए माली साल के बजट में ये फोकस किया जाएगा कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है जो तकरीबन 15,000 से ज्यादा जो एक्सपोर्टर हैं जो 31 अरब डॉलर जो कमा के लाते थे वो अब घट गई है, उसको बढ़ाने के लिए भी हुकूमत बजट में इक़दाम उठाएगी। साथ ही मुकामी इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी सपोर्ट फराहम करने की बात की जा रही है। यहाँ पे वजीर खजाना ने गुज़िश्ता रोज ये भी बताया है कि जो शरह सूद बढ़ी है उसकी बुनियादी वजह ये है रुपए की कदर में एक साल में 100 रुपए से ज्यादा जो है कमी हुई है, यानी डॉलर जो है 100 रुपए महंगा हुआ है जिसकी बुनियादी वजह है कि शरह सूद उसको कंट्रोल करने के लिए उसको बढ़ाया गया है। इस वक्त शरह सूद मुल्क में 21% है और यहाँ पे 21% बुलंद शरह सूद पे कारोबार कोई भी कर्जा नहीं ले सकता, ये भी कंसर्न किया गया। अब यहाँ नए माली साल के जो बजट अहदाफ है वो है तो बहुत बड़े और बड़े टारगेट है, मुश्किल टारगेट है, लेकिन मुश्किल हालात में मुल्क की जरूरत है कि सबसे पहले की पाकिस्तान को आमदनी बढ़ानी होगी। तमाम जो सेक्टर है उन्होंने यही कहा है कि टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स नेट से जो बाहर है उसको टैक्स रेंज में लाना होगा क्योंकि इस वक्त मुल्क के जो 24 करोड़ नई मरदमशुमारी आई है उसमें देखा जाए सिर्फ 34 लाख लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न गोशवारे जमा कराते हैं, इसको बढ़ाना होगा। और जो एडवाइजरी काउंसिल की जो एडवाइस है कहा है कि तकरीबन 4 करोड़ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराना चाहिए, उसमें बहुत कम लोग जो है सिर्फ 34 लाख रिटर्न जमा कराते हैं, उसके लिए भी इक़दाम करना होगा। जो मुल्क भर में 25 से 30 लाख दुकानदार हैं उनको भी टैक्स नेट में लाना होगा। अच्छा अशरफ, शॉर्टली ये बताइएगा, टैक्स एक महीने में तो नहीं जमा किया जा सकता, तो क्या अब बजट में तो नए टैक्स लगेंगे, टैक्स बढ़ा भी दिए जाएंगे, तो जो जिन्होंने टैक्स अदा नहीं किया तो वो उनके लिए टैक्स बढ़ा के वो अदा करेंगे फिर? जी ये देखा जाए इसका इम्प्लीमेंट जो है नए माली साल का 1 जुलाई 2023 से होगा जो कि 30 जून 2024 तक इसका नए बजट का होगा। और जो अब तमाम चीजें जैसे सिगरेट के ऊपर है भारी टैक्सेस लगाने की कहा गया, मजीद टैक्स बढ़ाने का क्योंकि सिगरेट जो है सेहत के लिए भी गलत होती है। उसके साथ साथ जो दीगर सेक्टर हैं जो टैक्स नेट में नहीं है यानी कि नॉन फाइलर पे भारी टैक्स, जैसे उन्होंने गाड़ी ली हुई है और उनके ऊपर टैक्सेस के जो बोझ है वो बढ़ाया जा रहा है क्योंकि वो टैक्स नेट में या तो आए जो फाइलर होते हैं उनको फायदा होता है, नॉन फाइलर पे भारी टैक्स लगेगा तो वो टैक्स नेट में आएगा, इससे कौमी खजाने को भी फायदा होगा। साथ में जो नॉन फाइलर है उनको भी फायदा ये होगा कि वो अगर टैक्स नेट में आ जाते हैं उनको कम टैक्स अदा करना होगा। और साथ ही यहाँ पे अगर ब्लैक इकोनॉमी की बात करें तो माशी माहिरीन और जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें कहा गया है कि तकरीबन 5,000 से 6,000 अरब रुपए जो है ब्लैक इकोनॉमी में जो सर्कल कर रहे हैं उसको टैक्स नेट में लाना होगा। अगर इतनी बड़ी अमाउंट जो है टैक्स नेट में आ जाती है तो आपकी जो आमदनी भी बढ़ेगी, मुल्क की मैशत की जो टोटल GDP रेवेन्यू वो भी बढ़ेगा। अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखें 6% जो शरह नमू की घट के 1% से भी कम रह गई, बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि इस वक्त मुल्क की तमाम सेक्टर बैठे हुए हैं, चाहे सीमेंट सेक्टर बोलें, ऑटो सेक्टर बोलें, आपका फर्टिलाइजर सेक्टर बोलें, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। ठीक है, अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
सिंध हुकूमत का सनत के शोबे को फ़रोग़ दिलाने का फैसला है। बजट में सालाना तरक्याती बजट 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। 26 इंडस्ट्री जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। छोटे कर्ज़ों की अदायगी के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। 50 करोड़ तक कारोबार करने वालों को कर्जा दिया जाएगा। महकमा इंडस्ट्रीज़ ने सिफारिशात महकमा ख़जाना को अरसाल कर दी हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। तरक्याती बजट भी पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत का सनत के शोबे को फ़रोग़ दिलाने का ये फैसला सामने आ रहा है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे भर में सनत के शोबे को फ़रोग़ दिलाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से नए माली साल 2023 और 2024 के बजट में सालाना तरक्याती बजट के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल है। इस हवाले से महकमा इंडस्ट्रीज ने बाज़ाब्ता तौर पर सिफारिशात महकमा खजाना सिंध को अरसाल कर दिए, जिसमें 26 इंडस्ट्रीज जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल है, जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, जामशोरो, शिकारपुर, सांगड़, कशबोर, खैरपुर, मिर्तुखा, सट्टा और घोटकी जिला में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 26 मनसूबे बजट तजावीज़ में शामिल किए गए हैं। जबकि घरों में चलने वाले जो छोटे कारखाने हैं उनके मालिकान को कर्जा देने का भी फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से छोटे कर्जों की अदायगी के लिए जो है 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। इस हवाले से 50 करोड़ से छोटे व्यापारियों को कर्जा दिया जाएगा। कर्जा सिंध बैंक के जरिए दिया जाएगा। ये जो कम सूद पर कर्जा देने का फैसला किया गया, कॉटेज इंडस्ट्रीज को फ़रोग़ दिलाने के लिए कर्जा अदा किया फराहम किया जाएगा। इस हवाले से महकमा इंडस्ट्रीज ने 2 अहम सिफारिशात है जो महकमा खजाना सिंध को अरसाल की, जिसमें 26 बड़े मनसूबे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के, जबकि 50 करोड़ रुपए छोटे जो व्यापारी है कारखाने में काम करते हैं उनको कर्जा देकर, ताकि जो कॉटेज सेक्टर जो इसको भी फ़रोग़ मिले और मुकामी सतह पर जो है इस इंडस्ट्री को भी फ़रोग़ दिलाया जाए। जी आज़ाद नोरियो हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे भर में सनत के शोबे को फ़रोग़ देने का फैसला किया है। आज़ाद, ये भी बताइएगा, छोटे कारखाने कौन से हैं जो घरों में काम लगाए जाते हैं? वो कौन से कारखाने हैं जिनको कर्जे दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, घरों में जिस तरह रेडीमेड का जो कारोबार है, इसके अलावा कपड़े के छोटे कारखाने हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर घरों में कायम किए गए हैं, जहाँ कराची समेत सूबे भर के मुकामी इलाकों में जो इस तरह के काम करते हैं, जिसमें खासतौर पर हाथ का काम है, दस्तकारी का काम है, इस तरह के जो काम है उनको फ़रोग़ दिलाने के लिए महकमा इंडस्ट्री ने फैसला किया है। इस हवाले से इससे कबल सिंध काबीना के इजलास में मुशावरत की गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी महकमा इंडस्ट्री के साथ मुशावरत की ताकि जो कॉटेज सेक्टर है इसको जो है तरक्की दिलाई जाए। इस हवाले से छोटे कारखाने वो है जहाँ पर घरों के अंदर लोग काम करते हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, उनके पास माली वसाइल नहीं है, उनको माली वसाइल जो है जो सेक्टर है उसको भी फ़रोग़ मिले। जिस तरह जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उसको तो सिंध हुकूमत की से सब्सिडीज वगैरह दीगर मरा दी जाती है, लेकिन छोटे कारखाने के जो मालिकान है उनको फायदे नहीं मिलते हैं, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि मुकामी सतह पर इस इंडस्ट्रीज को फ़रोग़ दिलाया जाए ताकि इसका भी अहमियत बढ़े और अहमियत बढ़ने के साथ साथ कारोबार को भी फ़रोग़ दिलाया जाए। आज़ाद, कितना कर्जा ले सकते हैं? एक घर में एक कारखाना अगर लगाया है तो स्टार्टिंग क्या है कर्जे की? कितना कर्जा वो ले सकते हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से सिंध हुकूमत ने मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी, जिसमें मुकामी तरह पर इब्तदाई तौर पर एक बार का टारगेट मुकर किया जाएगा किन किन अजला में ये जो छोटे कारखाने चल रहे हैं या जो काम करें, कहाँ पर कामयाबी हासिल करें, वहाँ पर कर्जे दिए जाएंगे। इस हवाले से तमाम तरह जो शराइत हैं वो सिंध बैंक के साथ तय किए जाएंगे। जो सूद की रकम मिलेगी वो भी सिंध बैंक महकमा इंडस्ट्रीज को वापस अदा करेगा और उसका फायदा भी न सिर्फ महकमा इंडस्ट्रीज होगा लेकिन इसके साथ साथ थर्ड पार्टी सिंध बैंक के जरिए ये कर्जे दिए जाएंगे। इस हवाले से सिंध बैंक बाज़ाब्ता तौर पर और महकमा इंडस्ट्रीज इस हवाले से अखबारों में इश्तिहार शाये करेंगे। इश्तिहार के बाद जो बाज़ाब्ता तौर पर जो ख्वाहिशमंद जो उम्मीदवार कर्जा लेने वाले हैं वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उनका तरीक़ाकार तयन किया जाएगा, जिसके बाद ये कर्जे अदा कर दी जाएंगे। इसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर टारगेट मुकर किया जाएगा कितना कर्जा अदा किया जाए और दिया जाए और वापसी के लिए कितना वक्त मुकर किया जाए। सब जो है रकम वापस करनी होगी, लेकिन सूद के साथ सूद भी कम होगा, इतना ज़्यादा सूद भी रकम जो है इसमें शामिल नहीं की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोरियो, हमें अपडेट कर रहे थे।
नए माली साल का विफाकी बजट आज पेश होगा। कराची के ताजरों के नुमाइंदों ने बजट में नया टैक्स आयद ना करने का मुतालबा कर दिया है। ताजरों ने बजट में सेल्स टैक्स को 18 से वापस 17% करने की अपील कर दी है। ताजरों और अवाम के लिए बिजली की बुलंद कीमत में भी रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर ने कहा कि मोबाइल लग्जरी आइटम नहीं, इस पर मजीद टैक्स आयद होने से कारोबार पर बुरे असरात होंगे। एफबीआर का कहना यह था कि बिजली के जो बिल्स हैं उस पर परसेंटेज के हिसाब से 10-15% जो भी हम एग्री करते हैं उसके हिसाब से वो टैक्स लिया जाए। हमने इस चीज़ को मना किया है क्योंकि वैसे ही बिजली के बिल और सर्कुलर डेप्ट की वजह से बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, तो वो जो है कमर्शियल दुकानदार और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इससे बेहतर ये है कि एक जो क्रेडिट कार्ड की डिवाइस होती है इस तरह की डिवाइस डिज़ाइन करके तमाम दुकानदारों को दे दी जाए और उस पर 0.5% टर्न ओवर टैक्स चार्ज करके वो फाइनल बिल तस्वर किया जाए, फाइनल टैक्स तस्वर किया जाए और वो ऑडिट से इस्टश ना हो। और ये अगर हमारी तजवीज़ मान ली जाती है तो हमें उम्मीद है कि 40 से 50 लाख कम से कम टैक्स पेयर इसमें भरेंगे और हुकूमत को अरबों रुपए का फायदा होगा। आने वाले बजट में बिलखुसूस ताजिर बरादरी और आवाम को रिलीफ दिया जाए। क्यों मजीद अब जो सेल टैक्स की जो शरह है वो 18 से 25% है, इस पर कमी की जाए और इलेक्ट्रिसिटी में जो भी मतलब यूटिलिटी बिल हैं उनकी शरह इस वक्त पाकिस्तान के खत्ते में सबसे ज़्यादा महंगी इलेक्ट्रिसिटी यानी जो पाकिस्तान की आवाम ख़रीद रही है उस पर भी रिलीफ दिया जाए और मज़ीद टैक्स ना लगाए जाएं क्योंकि हुकूमत का आखिरी बजट है। क्यों उसके बाद नई हुकूमत आएगी तो कोशिश की जाए कि आने वाला वक्त आवाम को कुछ रिलीफ दे सके, वरना आने वाले हालात इससे बदतर होंगे और आवाम इस वक्त इंतहाई परेशानी है। इस वक्त पाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, इक्तिसादी माशी इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए और आने वाले बजट में हमें वो इक़दाम करने पड़ेंगे, हंगामी इक़दाम करने पड़ेंगे जिनमें ज़राअत के शोबे में, IT के शोबे में, टेक्सटाइल के शोबे में और ये जो स्किल्ड लेबर के शोबे में हम किस तरह अपने लोगों को बाहर भेज सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल करना पड़ेगा। जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मदऊ करना पड़ेगा, यहाँ पे बुलाना पड़ेगा और IT सेक्टर के शोबे में, ज़राअत के शोबे में उनसे इन्वेस्टमेंट करानी पड़ेगी, टेक्सटाइल के शोबे में इन्वेस्टमेंट कराएं, बाहर से लोगों को ला के उनको जो है वो जो है इंसेंटिव दे के और बाहर से हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। देखिए पिछले बजट में जो अनाउंस हुआ था वो सेल टैक्स 17 से 18 किया गया था। मैं दरख्वास्त करूंगा वज़ीर ख़जाना से कि इसको 17% पे लाया जाए ताकि अभी जो हालात हैं मुल्क के वो गरीब आवाम पिस रही है और मज़ीद लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी क्योंकि 2 वक्त की रोटी की मुश्किल है और कोई मज़ीद नया टैक्स ना लगाया जाए ताकि ये पब्लिक बहुत मुश्किलात में आ जाएगी। रिलीफ बजट पेश करें और मैं तवक्को करता हूँ वज़ीर ख़जाना से कि इंशाअल्लाह रिलीफ बजट देंगे गरीब लोगों के लिए। और जितनी सब्सिडीज़ हैं मैं अनाउंस करना चाहता हूँ आपके तवस्सुत से कि तमाम सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। अभी हमें सिर्फ एनर्जी की ज़रूरत है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 8 बजे दुकानें बंद हों उसके लिए भी सोलर सिस्टम लगाया जाए और जितनी बिल्डिंगें नहीं बने उसमें सोलर सिस्टम लाजमी करार दिया जाए उनके नक्शों में भी। हम हुकूमत पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है लग्जरी आइटम में नहीं आता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान जो है लग्जरी आइटम के तौर पे मोबाइल फ़ोन अगर उस पर टैक्स लगाती है तो सरासर ये नाजायज़ होगा और गलत होगा क्योंकि मोबाइल फ़ोन IT का सेक्टर है और इस पर तमाम लोग जो है कारोबार कर रहे हैं। इससे सारी चीज़ लोग रोज़गार फराहम कर रहे हैं और लोग इससे रोज़गार हासिल कर रहे हैं। अगर इसमें IT में जो है अगर गवर्नमेंट ने जो है ये मोबाइल फ़ोन में जो अगर टैक्स लगाए तो उससे वैसे ही कारोबार तबाह हो जाएगा। हमारे यहाँ 30% कारोबार रह गया है। अगर कारोबार अगर ख़त्म हो गया तो फिर आवाम का होगा और आवाम में जो है शदीद इस्तराब आ जाता है। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी ने नए बजट में हुकूमत से रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया है। कहा है कि 2022 और 2023 अवाम के लिए महंगा साल रहा है। काविश मेमन हमासत मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी काविश। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत आज शाम नए माली साल का बजट पेश करेगी और इस हवाले से मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक़ रखने वाले ये खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर आवाम पर टैक्सेस का बोझ लाद दिया जाएगा, एक बार फिर मुल्क में बदतरीन महंगाई का आगाज़ हो जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन के फरीद कुरैशी, उनसे बात करते हैं। फरीद साहब बताइएगा, हमने देखा इस साल भी महंगाई का राज रहा, क्या समझते हैं बजट के बाद मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी तक इतलात ये है कि गवर्नमेंट जो है इस साल बजट जो है
कुछ आवाम को रिलीफ देगा। जब बजट के बाद ही कोई आप उसको करेंगे, लेकिन 2023, 22 और 23 ये बहुत महंगाई का साल रहा। इसमें हर चीज़, यहाँ तक कि नमक, पानी और दूसरी अशिया जो बिल्कुल ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है, सब पर 50% महंगाई बढ़ गई। इसी तरह दाल, चावल, चीनी, कॉस्मेटिक्स वगैरह पर भी सब पे इजाफ़ा हुआ। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस नए बजट में 23-24 के बजट में आवाम को रिलीफ दे और महंगाई को कम करे। जी बिल्कुल, फ़रीद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि अगर टैक्सेस की एक बार फिर भरमार कर दी जाती है तो यकीनन आवाम के लिए भी मुश्किलात होंगी, अगर महंगाई बढ़ने का भी खदशा होगा। तो हुकूमत को चाहिए कि नया आने वाले को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाए। जी, वफाकी बजट पर अवाम ने भी मुख्तलिफ तजावीज़ दे दी हैं। कराची के शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कम से कम तनख्वाह 40,000 से 50,000 कर दे ताकि अखराजात आसानी से चल सकें और अशियाए खुर्दनोश में भी रिलीफ दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को भी काबू किया जाए। आटा है, दालें हैं, घी है, चीनी है, इन पे तो कम से कम रेट कम हो। गाड़ियों के किराए हैं, इनमें कमी होनी चाहिए। सैलरी आजकल के दौर में अगर मेरे से पूछे तो एक आम आदमी की 50,000 रुपये, 40-50,000 रुपये होनी चाहिए। वो खाने की चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की हमारे खाने की चीज़ें हैं, सब्ज़ी, दाल, रोटी, आटा, चीनी वगैरह, ये सब चीज़ें। और ये पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि आवाम इतनी परेशान हो गई। आने वाला बजट महंगाई के एतबार से तो बेहतर नहीं लग रहा है, लेकिन चाहिए कि इन्हें जो है बजट के को बेहतर से बेहतर करें, कम से कम करें और रोज़मर्रा की चीज़ें जो सस्ती करें, आवाम को सहूलत प्रोवाइड करें, क्योंकि आवाम बहुत बेजार है पिछले तमाम हुकूमतों से। उसकी बेजारी की वजह यह है कि कम आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा है। बजट में ये है कि इतनी जो महंगाई हो गई है, इसको थोड़ा सा नीचे लाया जाए। अब जो 2024 आएगा उसमें बजट कहाँ जाएगा, पहले ही इतनी महंगाई हो गई है ना। महंगाई तो कंट्रोल से बाहर है। LPG अभी 10 रुपये कम किए हुए तकरीबन 230-40 रुपये चल रहे। हमारा तो खुद जीना मुश्किल हो गया। हम तो उम्मीद लगा के बैठी हुई है, लेकिन हर बार जो होता है इस बार भी चांस तो यही कि इस बार भी यही होगा, क्योंकि हाथ में तो इनके कुछ भी नहीं है। वही आवाम को इसी तरह बेवकूफ़ बनाया जाएगा, टैक्सेस के नाम पे, रेवेन्यू के नाम पे, डेट्स के नाम पे, वही होगा। हुकूमत को चाहिए कि टैक्स कम होना चाहिए, कि गरीबों के आवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए। गरीब दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनको भी देखना चाहिए ना कि वो अपने घर का राशन वगैरह पूरा करना होता है। आवाम को तो रिलीफ मिलना चाहिए, अच्छी बात है। कभी कुछ आवाम के लिए रियायत करे तो। रोज़ हर चीज़ महंगी हो रही है, कम तो नहीं हो रही। ज़्यादा सब बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करा आज तक, करेंगे भी नहीं है। नए माली साल के वफाकी बजट पर एक्सपोर्टर्स ने रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया है। एक्सपोर्टर उफैद सदीकी का कहना है कि टैक्स नेट में 34 लाख अफराद हैं, इसको हर सूरत बढ़ाना होगा। मौजूद टैक्स दहिंदगान पर बोझ नहीं डालना चाहिए। हुकूमत को नए बजट में दरामदी खाम माल के लिए पॉलिसी देना होगी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। माशी सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं है। तमाम सनअतकारों का कहना है हर सेक्टर परेशान है। अब नए माली साल के बजट के अहदाफ कैसे पूरे होंगे, ये बड़ा सवाल है। यहाँ एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं रवा माली साल के अहदाफ तो हासिल नहीं हुए, नए माली साल के अहदाफ कैसे होंगे? देखें, ये तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने अपने स्टेप्स लिए होंगे, हमें उम्मीद है। लेकिन हमें अभी तक बिज़नेस कम्युनिटी को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तरह ये हदफ पूरे होने हैं, क्या कोई नए टैक्सेस लग रहे हैं, पुराने टैक्सेस में क्या तरीका होगा। मेरा ये कहना है कि हमें अपना टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए। इस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान में 3 से 4 मिलियन लोग टैक्स देते हैं, जबकि ये जो है वो कम से कम 40 मिलियन लोगों को टैक्स देना चाहिए। और हम एज अ पाकिस्तानी हमें ख़ुद सोच के कि यार हमारी गवर्नमेंट है, हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ख़ुद टैक्स देना चाहिए, वरना ये मुल्क कैसे चलेगा। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो ये मुल्क नहीं चल सकता। तो ये हमें समझना चाहिए कि टैक्स देना हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारी है। और सेकेंडली ये है कि गवर्नमेंट को जो है वो ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि आवाम जो है वो खुशी से टैक्स दे। हमें ऐसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट को इंपोर्ट के ऊपर थोड़ी रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी ताकि वहाँ से भी इनकी टैक्स कलेक्शन बढ़े। हमारी सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन इंपोर्ट के टाइम पे थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा हिट हुई हुई है। तो इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है तो तभी फ़ैसला होगा जब पूरा बजट हमारे सामने आ जाएगा। बट इस वक्त तो बहुत अनसर्टेनिटी है और
हमारे पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि क्या होगा इसमें। जैसे कि आपने सुना, जो हमारे नाजरीन को बता रहे थे एक एक्सपोर्टर, उन्होंने क्लियर वाज़ेह तौर पे हुकूमत को पैगाम दिया है कि जो पैदावारी लागत हर सूरत कम करना होगी, हमें सोलर पैनल सिस्टम की तरफ मुंतकिल होना होगा, सस्ते कर्जे देने होंगे ताकि जो पूरी इंडस्ट्री और साथ में घरेलू सार्फिन भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और पैदावारी लागत जब तक तो इंडस्ट्री नहीं चल बहुत सकेगी। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। तूफान बेपारजोय का रुख तब्दील होकर पाकिस्तान की जानिब हो गया। तूफान 5 से 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगर इसका रुख इसी जानिब रहा तो इसके पेश नज़र कराची में तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। आदिया, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, समंदरी तूफ़ान ने अब शुमाल मगरिब से शुमाल मशरिक का रुख किया है और कराची की जानिब हुआ है। इससे क्या ख़तरात कराची को हो सकते हैं या आइंदा आने वाले दिनों में क्या तूफ़ान शिद्दत इख्तियार कर सकता है, यही जानने के लिए हम मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के हमरा। सरदार साहब, मुझे बताइएगा कि क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं कराची की साहिली पट्टी को अगर तूफ़ान इसी शिद्दत के साथ आता है? देखिए, अभी तो खासे फासले पर है, 1120 किलोमीटर है कराची के वही जनूब में, और गुज़श्ता रात से ये हुआ है कि पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ था इसका रुख, नॉर्थ वेस्ट। यानी अगर हम सादा लफ्ज़ों में कहना कि जैसे 360 होता है, 360 नॉर्थ होता है, तो ये 320 340 के दरमियान इसकी पहले डायरेक्शन रही है पिछले 3-4 दिन जो इसने मूव किया है। अभी गुज़श्ता रात से फिर ये 360 के राइट साइड पे यानी 20-30 डिग्री राइट साइड पे हुआ है, इस तरफ इसने मूव किया है। और अगले 2 दिन इसकी मूवमेंट इसी तरह से रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट है। यानी दिन में आप कह लें अब फ़ी घंटा जो है ना 5-7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो अगले 2 दिन भी शुमाल मशरक़ की जानिब भी रहता है, और अगर शुमाल मशरक़ की जानिब भी आखिर तक रहता है तो अगले जो 5-6 दिन इसके होंगे, इसकी लाइफ स्पैन है जो उस अगर शुमाल मशरक़ की जानिब भी रहता है तो फिर हमारा सिंध कोस्ट और इंडिया का जो गुजरात कोस्ट है इस तरफ बढ़ सकता है। और ज़ाहिर है कि जब किसी भी कोस्ट के नज़दीक आता है साइक्लोन तो उसके नतीजे में बहुत तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ बारिश होती है, और तीसरा इम्पैक्ट जो होता है वो स्टॉर्म सर्ज की सूरत में होता है, यानी लहरों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है कोस्टल पट्टी पे। तो अगर हमारे कोस्ट के करीब आता है तो ये असरात हो सकते हैं। इसलिए फ़िशरमैन को हमने आज से मतलब उसमें लिखना शुरू किया कि अगले 2 दिन बाद यानी पीर से आप खुले समंदर में जाना बंद कर दें, इसलिए कि समंदर में रफनेस बढ़ जाएगी अगर इसी तरफ उसकी मूवमेंट रहती है। और दूसरा ये कि फिर 13 तारीख की रात से या 14 की मॉर्निंग से फिर इम्कान होगा कि हमारी कोस्टल पट्टी पे गरज चमक के साथ, तेज़ आंधी के साथ तेज़ बारिशें हों। बहुत शुक्रिया आपका सर। बिल्कुल, जो समंदरी तूफ़ान है इसके लिए अभी तो कराची वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेशक उसकी रफ्तार है और वो कराची की जानिब हुआ भी है, लेकिन जिस तरह से पहले शुमाल मगरिब की जानिब था एकदम से शुमाल मशरिक़ की तरफ हुआ तो मुमकिन है कि दोबारा से रुख जो है वो इसका तब्दील हो जाए। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में CBA और ऑफिसर्स एसोसिएशन के एहतजाज और धरने के बावजूद डेपुटेशन पर अफसरान की तैनातियों का सिलसिला नहीं थम सका है, जिसके बायस सौदाकार यूनियन के रहनुमाओं ने सख्त लाएअमल के लिए सर जोड़ लिए हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, इदारा तरक्यात कराची में डेपुटेशन पर जो कि खिलाफ ज़ाब्ता और खिलाफ कानून तैनातियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ KDA एम्प्लॉइज़ यूनियन जो कि CBA भी है उसकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ अब्दुल मारूफ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं CBA के, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, आपने मुजाहरा किया, उसके बाद क्या हुआ? हमने एक मुजाहरा किया कि बाहर से आने वाले लोगों को जो कि KDA में तैनात किया गया था, हमारा एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन हम किसी फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ नहीं है, हम तो सिर्फ किसी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं है, ना हम हुकूमत सिंध के ख़िलाफ़ हैं। हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि बाहर से आने वाले को जो है KDA में पोस्ट ना किया जाए। ये बताइएगा कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि तैनातियों का ये सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो मज़ीद लाएअमल आपका क्या होगा? इस सिलसिले में हमारी हुकूमत सिंध से KDA एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA बार बार ये मुतालबा कर रही है कि इस सिलसिले को बंद किया जाए। अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो जिस तरह हमने प्रोटेस्ट किया, फिर हमने कलम छोड़ हड़ताल किए, मुमकिन हो हम तालाबंदी की तरफ जाएं, हो सकता है हम अदालत का दरवाज़ा कर जाए, हो सकता है हम कोर्ट ऑफ कंडम इसको बताएं। तो इस सिलसिले में क्योंकि हम यूनाइटेड लेबर फेडरेशन से एफिलेटेड हैं, लिहाजा हम ऊपर से हिदायत लेंगे, उसकी बात पर हम कोई लानत नहीं, क्योंकि हम लोग एफिलेटेड हैं,
MQM पाकिस्तान के। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो है ये डिपोटेशन पर तैनातियाँ की जा रही हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये सिलसिला ना थमा तो मज़ीद आइंदा सख्त लायामल जो है वो मुशावरत के बाद सामने आ सकता है। जी, अब आपको बताएं कि SSP CDD के भांजे को थप्पड़ मारना तालिब इल्म को महंगा पड़ गया। जामिया कराची में तलबा की मामूली झगड़े में बाअसर अफराद की मुबैना मदाखलत, मुबैना टाउन पुलिस ने थप्पड़ मारने वाले तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया। मुबैना तौर पर बाअसर अफराद की सिफारिश पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ये मामला क्या है जानने के लिए बात करेंगे। अनुषा, क्या मामला है, क्यों थप्पड़ मारा गया? बिल्कुल, देखिए SSP CDD बशीर बरोही के भांजे को थप्पड़ मारना जो है वो एक तालिब इल्म को महंगा पड़ गया। इस वक्त मैं मुबैना टाउन थाने में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ये एहतिशाम हैदर है जो इस वक्त लॉकअप में मौजूद है। ये तालिब इल्म फाइनेंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, BS का। बताया ये जा रहा है कि इसने कैंटीन में बैठकर एक दूसरे तालिब इल्म से टाइम पूछा। टाइम पूछने पर वो जो दूसरा लड़का था वो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था और उसने आगे से इसको जवाब दिया कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो इसने आगे से उसको थप्पड़ मारा, जिस पर मामूली तल कलामी हुई। और फिर जो है वो जो दूसरा लड़का था, बताया ये जा रहा है मुबैना तौर पर कि वो SSP CDD बशीर बरोही का भांजा निकला है। उसने अपने CDD वाले SSP को कॉल की है और उसके थोड़ी देर बाद कॉल करने के बाद जो है वो ये जो तालिब इल्म है एहतिशाम हैदर, इसको जो है वो सिविल ड्रेस में मलबूस एहलकार आए हैं, पुलिस मोबाइल की गाड़ी में डालकर लेकर गए हैं। सिक्योरिटी रूम में इसको तशद्दुद का निशाना बनाया है और लाने के बाद उसको मुबैना टाउन थाने में बंद कर दिया है। इसके ऊपर जो है वो झूठा इक़दाम कत्ल का मुकदमा 324 की दिफात के तहत दर्ज कर लिया गया। SHO मुबैना टाउन भी इस वाक़े से लाइल्मी जाहिर कर रहे हैं और पुलिस जो मुबैना टाउन की पुलिस है उन्होंने हमें ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताई है कि SSP CDD के प्रेशर में आकर उन्होंने झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज किया है और उसके अंदर मतन में जो है वो झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उनके भाई एहतिशाम हैदर के भाई मौजूद हैं, बताएंगे क्या इन्होंने फायरिंग की थी कोई जो इस तरह मुकदमे में बताया गया है? क्या लगता है क्या बासर अफराद की मुदाखलत आई है इस केस के अंदर? जी एब्सोल्युटली, बासर अगर अफराद की मुदाखलत नहीं होती तो ऐसे इतने ख़तरनाक जो एक क्रिमिनल के लगाए जाते हैं, ऐसे एक स्टूडेंट, वो भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, इसके ऊपर कैसे लगा सकते हैं ये लोग? सेकेंडली ये अगर मैं ये कहूँ कि इसके पास अगर असला था तो वह सिक्योरिटी क्या कर रही है जो कराची का यूनिवर्सिटी? अगर असला था तो असला बरामद हुआ है? अगर ये लॉकअप हुआ है? कुछ भी असला बरामद नहीं हुआ है। किसके कहने पर FIR काटी है? ये बशीर बरोही के कहने पे। बशीर बरोही से रब्ता करने की कोशिश की थी, कोई उन्होंने रब्ता नहीं किया है। ये एहतिशाम हैदर है, क्या किया था आपने? कल क्या वाक़या हुआ था बताओ? जी हम लोग वहाँ पे सूफी कैंटीन में बैठे हुए थे खाना के लिए, तो इतने में एक लड़की के साथ बैठा हुआ था, वो जो बशीर बरोही का भांजा बता रहे जा रहे हैं। तो उससे मैंने सिर्फ टाइम पूछा है, जस्ट उससे मैंने पूछा कि टाइम क्या हो रहा है, लड़के टाइम क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि भाई नहीं बोल सकता, लड़के क्यों बोल रहा है? मैंने बोला सॉरी माजरत यार भाई टाइम बता दें। तो मोबाइल को देखते हुए कह रहा है कि मैं तुम्हारा बाप का नौकर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें टाइम बता दूँ। फिर इतने में मैंने बोला बाप पे क्यों जा रहा है, तमीज़ से बोल दे कि बस नहीं बता रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी है। तो इतने में फिर वो उठा तो मैंने आगे से उठ के मैंने उसको चमाड़ मार दी। जैसे मैंने चमाड़ मारी, इधर से जो जिसके साथ वो लड़की थी उसने आगे से माँ बाप की गालियाँ देना स्टार्ट की। तो फिर मैंने कहा कि लेडीज़ को लेके आप चले जाएँ। तो हाँ बस ये बात हुई। इतने में उसने पुलिस बुलाई और पुलिस एहलकार में जो बाहर का था, जो इसका शायद भाई था, हाँ उसने आके मुझे थप्पड़ मारते हुए पुलिस मोबाइल में बिठा दिया। जब पुलिस मोबाइल में बिठा दिया, ये बासर CDD जो के क्रिमिनल्स नहीं बड़े टेररिस्ट को पकड़ती है, CDD के अफसरान अगर ऐसी हरकतों में मुलव्वस होंगे तो ये CDD पर एक सवालिया निशान है कि एक स्टूडेंट के ऊपर। और मुबैना टाउन थाने की पुलिस की गफलत ये सामने आई है कि बासर शख्स के कहने पर उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया है, जबकि इसके पास से कोई असला बरामद नहीं हुआ। पूरा थाना इसके अंदर जो है वो हेड वारंट से लेकर SHO तक मुलव्वस पाया जा रहा है। हमें अपडेट कर रही थी, तहकीकात की जाएंगी और बताया जाएगा कि वजूहात क्या है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। बशीर बरोही से भी राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, ये मामला क्या होगा बाद में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची के इलेक्शन में तमाम मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। PTI की तमाम गिरफ्तार UC चेयरमैन को मेयर के इलेक्शन के लिए सिटी कौंसिल पहुंचाने का हुक्म दे दिया है। बड़ा हुक्म जारी किया गया है। बात करेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा।
जी, ये हाफिज रहमान की दरख्वास्त की समाअत के जस्टिस यूसुफ अली सईद जमात इस्लामी के वकला जबकि एडवोकेट जनरल सिंध भी कमरे अदालत में मौजूद थे। एडवोकेट जनरल सिंध ने ये कहा कि हम तमाम जो मुंतखब अरकान हैं, अहदेदारान हैं, उनको जनरल कौंसिल में शिरकत यकीनी बनाने के हवाले से कोई गारंटी नहीं दे सकते, चूँकि जो लोग गिरफ्तार हैं उनके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि सिंध हुकूमत उनकी जो शिरकत है वो यकीनी बनाए, लेकिन जो बाकी ऐसे अहदेदारान हैं जिनके बारे में कुछ नहीं मालूम तो उनको हम कैसे पहुंचाएंगे। तो जमात इस्लामी के वकील का ये कहना था कि जो सिंध हुकूमत है चूँकि पीपल्स पार्टी की है और पीपल्स पार्टी अपना मेयर लेकर आना चाहती है और चूँकि अददी तौर के ऊपर उनके पास नंबर पूरे नहीं हैं, इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रही हैं और जो PTI के जो मुंतखब अरकान हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है या उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके बाद अब अदालत की जानिब से ये बड़ा हुक्म सामने आया है। अदालत ने सिंध हुकूमत को ये पाबंद किया है कि जब मेयर का इंतखाब होगा तो उस वक्त तमाम जो PTI के UC चेयरमैन जो गिरफ्तार हैं या बाकी हैं उनको यकीनी बनाया जाए कि वो मेयरशिप के जो इलेक्शन होगा उस प्रोसेस का हिस्सा बने और वो सिटी कौंसिल पहुंचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए।